हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ संस्कृत भाषा के शिक्षण प्रथम इकाई का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण एक परिचय। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भाष्य व्यक्तयाम वाची। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी आचार्य भर्तृहरि का कथन है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है, उसके बिना सविकल्प ज्ञान संभव नहीं है। वाणिन्द्रिय के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों को प्रकट करता है। भाषा एक सांस्कृतिक वस्तु है जिसे हम परंपरा से प्राप्त करते हैं। किसी भी सांस्कृतिक उपलब्धि के समान मातृभाषा अथवा जातीय भाषा का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। जिस प्रकार से हम किसी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमें भाषा को भी संभाल कर रखना होता है, उसको संरक्षण प्रदान करना होता है। सांस्कृतिक उपलब्धि होने के कारण हमारी संस्कृति में जब जब बदलाव होता है, उसी प्रकार भाषा भी बदलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह समय के अनुसार बदलती रहती है। संस्कृति के समान वह गतिशील है, यह सत्य है। भाष्यते व्यक्तवाग्यरूपेण अभिव्यंज्यते इति। भाषा अर्थात व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचार विनिमय का एक बहुत बड़ा साधन है। भाषा के संदर्भ में कहा गया है कि भाषा में निरंतर संशोधन और परिष्करण की प्रक्रिया चलती रहती है। अतएव भाषा पुरानी होने पर भी नवीन, कालातीत होने पर भी अद्यतनीन और वृद्ध होने पर भी नवयुवती बनी रहती है। महान भाषा शास्त्री पतंजलि ने भी कहा है कि प्रतीत पदार्थ लोके ध्वनि शब्द है। जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत हो, वह सार्थक ध्वनि शब्द और भाषा है। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत वह नियम होते हैं जो किसी भाषा को चलाने के लिए हमें मानने होते हैं। संस्कृत भाषा के भी कुछ अपने नियम हैं, उन्हें हमें मानना होता है। किसी भी भाषा शिक्षण की सफलता के लिए बनाए गए नियम जो भाषा शिक्षण के आधार स्वरूप होते हैं, जो उसकी आधारशिला होते हैं, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए बनाए नियम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करके ही भाषा शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसका पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का अर्थ होता है बिना किसी दबाव के या अपने आप स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविकता का अर्थ यहाँ पर है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर में जन्म लेता है और अपने बड़ों से जो बातें सीखता है, अपने वातावरण से जो भाषा सीखता है, वह उसकी स्वाभाविक भाषा होती है। अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और वह उन्हीं की बातों को सुन सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहजता से ही उस भाषा को सीख लेता है। इस प्रकार से यह स्वाभाविकता का सिद्धांत है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें स्लाइड में दिखाए गए हैं, आप अपने आप से भी देख सकते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। संस्कृत भाषा में व्यवहार करे अध्यापक, ऐसा अध्यापक को करना चाहिए। इस प्रकार से इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आप देख सकते हैं। इसका जो अगला सिद्धांत है वह है रुचि का सिद्धांत। रुचि यानी छात्र को जिसमें रुचि होती है वह काम वह अपने आप से ही करने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर रुचि का सिद्धांत भी काम करता है। इनसेट ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार बालक को उसकी रुचि के अनुसार उसको भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, इसीलिए ये रुचि का सिद्धांत कहलाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इसमें दिए गए हैं, इस स्लाइड से आप अपने आप से देख सकते हैं। अगला जो इसका सिद्धांत है वह है क्रियाशीलता या अभ्यास का सिद्धांत, जो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। अभ्यास या क्रियाशीलता यानी किसी कार्य को करके सीखना। यहाँ पर बालक करके सीखता है, वो सक्रिय रहता है और बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है, बार बार किसी कार्य को करता है। इस प्रकार से यहाँ पर वो बार बार इस कार्य को करके और भाषा को सीख जाता है। इसके कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ स्लाइड में दिए गए हैं, आप देख लीजिए।
अगला जो सिद्धांत है वह है मौखिक कार्य सिद्धांत। मौखिक यानी जो बोलकर किया जाए, सिर्फ मुंह से बोलकर किया जाता है। यहाँ पर छात्र को बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है। छात्र बोल करके उस कार्य को करता है और सीखता है। इस प्रकार से यहाँ पर भाषा मौखिक रूप से सीखी जा सकती है। इसके कुछ बिंदु हैं जो इसमें दिए गए हैं, जैसे छात्र को बोलने का अवसर दिया जाता है। संस्कृत शब्दावली एवं व्याकरण की विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सकते हैं। और भी इसके कुछ बिंदु हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। इसका जो अगला सिद्धांत है वह है अनुपात क्रम का सिद्धांत। इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य के उचित अनुपात से है। यहाँ पर तीनों उद्देश्यों को उचित अनुपात में देखा जाता है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पाठ्य पुस्तक का आधारित व्याकरण ज्ञान और उच्च स्तर पर अनुवाद रचना आदि इसमें आते हैं। इसका जो अगला सिद्धांत है वह है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य है एक कक्षा में छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी उनके जो बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग होता है। कुछ छात्र बहुत तीव्र गति से किसी बात को समझ लेते हैं, कुछ छात्र मध्यम गति से सीखते हैं और कुछ छात्रों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है किसी बात को सीखने में। तो व्यक्तिक भिन्नता जो क्लास में होती है, कक्षा में होती है, उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक का छात्र एवं बुद्धि के अनुसार बालक को जो अवसर प्रदान किया जाता है शिक्षक द्वारा, वह व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसमें दिए गए हैं स्लाइड में, आप देख लीजिएगा। समवाय सिद्धांत। समवाय का अर्थ यहाँ पर साथ में है, पाठ के साथ में ही अपेक्षित अंशों का ज्ञान प्रदान करना। यानी जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जाए तो उस पाठ के साथ ही उसका व्याकरण और अन्य ज्ञान भी साथ साथ ही प्रदान किया जाए। इस प्रकार से इसके कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो आप अपने आप से देख लीजिए। इसका अगला जो बिंदु है वो है चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। यहाँ पर चयन एवं विभाजन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पुस्तक के पाठों को पढ़ाने के लिए पाठों का चयन पूर्व उत्साह, मुख्य दिवस, ऋतु आदि के आधार पर किया जाए। जैसे स्वतंत्रता दिवस के आसपास बच्चों को स्वतंत्रता दिवस का पाठ पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा रुचि लेकर और ज़्यादा उत्साह के साथ उस पाठ को पढ़ेंगे। इसी तरह से होली, दीपावली या संक्रांति, इस प्रकार के जो उत्सव होते हैं उनके आसपास अगर उनको वो पाठ पढ़ाया जाए तो छात्र अधिक रुचि एवं उत्साह से उस पाठ को पढ़ेंगे। इसके जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आया है वह है भारत में संस्कृत शिक्षण का महत्व। हम किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब उसका कोई महत्व होता है। यहाँ पर भारत में संस्कृत शिक्षण का जो महत्व है वो इस प्रकार से है। किसी भी राष्ट्र की अखंडता के लिए सांस्कृतिक भाषा एक आवश्यक वैचारिक होती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होने के कारण सभी देशवासियों को एकत्र करने की भूमिका बहुत प्रभावी ढंग से निभा सकती है। संस्कृत दर्शन, साहित्य, भौतिक, रसायन, ज्योतिष, वास्तुकला, औषधि, विज्ञान, गणित, संगीत आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान कोश की चाबी है। यदि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो वो अपने अतीत के संचित ज्ञान कोश का अध्ययन कर उसके प्रकाश में नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार करने में समर्थ हो सकेंगे। इसका जो पहला बिंदु है वह है प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व। यानी जो संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है और प्राचीनतम भाषा के रूप में जो संस्कृत का महत्व है वो इस प्रकार है। संस्कृत भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम भाषा है। विश्व के अन्य देशों में लोग जिस समय सांकेतिक भाषा से काम चला रहे थे उस समय भारत में संस्कृत भाषा द्वारा ब्रह्म ज्ञान का प्रसार किया जा रहा था। ये धारणा निर्मूल है कि संस्कृत केवल ग्रंथ रचना तक ही सीमित थी, अपितु रामायण तथा महाभारत काल में भी ये जनसाधारण की भाषा भी थी। भाषा इस अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में सर्वप्रथम मिलता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में सीता के साथ किस भाषा में बात करनी चाहिए ये सोचते हुए हनुमान जी ने कहा था, यदि वाच्यम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मान्यमाना माँ सीता भीता भविष्यति। इसमें संस्कृत के प्रयोग की महत्ता प्रदर्शित होती है। अमनुष्य हनुमान जी
भी संस्कृत बोलने में समर्थ थे। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में संस्कृत हिमालय व विंध्य प्रदेश के बीच में व्यवहार की भाषा थी। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्णों के लोग भी इसका प्रयोग किया करते थे। इसका जो अगला बिंदु है वह है सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत है। देश की भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति अमर है। यह भाषा संस्कारित, परिष्कृत तथा परिमार्जित है। जैसा कि इसकी शाब्दिक उत्पत्ति से ही स्पष्ट होता है, संस्कृत यह शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धातु से बना है, जिसका मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। हमारे 16 संस्कार इस संस्कारित भाषा में ही कराए जाते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़े हुए हैं। इन संस्कारों से आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि होती है। भारत के उच्च कोटि के सांस्कृतिक विचार, आध्यात्मिक भाव, उच्च नैतिक मूल्य संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जैसे प्रेरणादायक वाक्य व श्लोक हमें इस भाषा में ही मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में निहित उच्च आध्यात्मिक भाव ही हमारे देश को विश्व का गुरु बनाने में समर्थ हो सके हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि एतय देशे प्रसूतस्य स काशादपजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रः शिक्षरेण प्रतिवयाम सर्वमानवा। विश्व के प्रत्येक भूभाग से ज्ञान के जिज्ञासु इस देश में आए और यहाँ के प्रतिभाशाली तत्ववेताओं द्वारा नीति की शिक्षा ग्रहण करें। इसका जो अगला बिंदु है वह है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व। राष्ट्रीय एकता संस्कृत साहित्य ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। बहुभाषी तथा अन्य अनेक प्रांतों में विभक्त भारत बाह्य भेद अवश्य है, तथापि उसकी संस्कृति एक ही है। श्री नरहरि विष्णु गाडगिल के शब्दों में संस्कृत भाषा का लालित्य, सौंदर्य, शैली, शब्द संपत्ति, गतिशीलता, संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित विचार, ज्ञान और अध्यात्म विद्या जब मन और आँखों में आती है तब यह हम सारी संपत्ति लोगों के लिए उपयोगी हो, यह इच्छा स्वाभाविक ही है। 19वीं शताब्दी में जितने भी व्यक्ति विकास के लिए आगे बढ़े उनमें सभी संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने संस्कृत विधा से ही प्रेरणा प्राप्त की थी, जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक और महामना मालवीय जी। भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं संस्कृति रूपी महावृक्ष की लताएं हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि महाभारत और रामायण में जो नीति तत्व है उन्हीं के आश्रय से भारतीयों के व्यक्तिक तथा सामाजिक जीवन का निर्माण हुआ है। वेदों और उपनिषदों में प्रतिपादित तत्व ज्ञान ही यहाँ के जीवन का मुख्य आधार है। इसी कारण से भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्कृत का सामान्य ज्ञान आवश्यक सा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एकता संस्कृत भाषा का महत्व केवल राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। डॉक्टर रघुवीर तथा राहुल सांकृत्यायन की आधुनिक खोजों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि आज भी एशियाई देशों में संस्कृत साहित्य को आदर और सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत के नाम तथा शब्द आज भी इन देशों में प्रचलित है। बाली प्रायद्वीप में सरस्वती पूजा आज भी की जाती है। इनमें से कतिपय देशों में भारतीय कैलेंडर का ही अनुकरण किया जाता है। कुछ देशों में तो वास्तविक रूप में भारतीय रीति रिवाज प्रचलित है। यहाँ संस्कृत साहित्य की आज भी चर्चा होती है। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार मंगोलिया के भीतर भागों में दंडी के काव्यादर्श का पठन पाठन होता है। अमेरिका में भी संस्कृत को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। अमेरिकी कांग्रेस पुस्तकालय में करीब 7,000 संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकें सुलभ हैं। अमेरिका के पेरू प्रांत की क्विचुआ भाषा संस्कृत शब्दों से भरी है, इसीलिए यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अमेरिका के भाषा शास्त्रियों का कहना है
कि न केवल एशिया के ही वरन यूरोप भर के भाषाविदों के लिए संस्कृत अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा के साथ सबका निकटतम संबंध है। संस्कृत भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम जैसे कितने ही संदेश विश्व प्रेम तथा विश्व शांति का संदेश देते हैं। शतमता कुटुम्ब वर्ग के लोग मूलतः एक ही आर्य जाति से संबंधित थे। यह ज्ञान इन वर्गों की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा इन भाषाओं में प्रमुख है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में आधा संसार उन स्वतंत्र तथा मौलिक आधारशिलाओं पर स्थित है जो हिंदू धर्म की देन है। चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा तथा लंका भारत को ही अपने आध्यात्मिकता का केंद्र मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के उक्त शब्द भी अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हम कोई भी कार्य हमारे जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शिक्षण कार्य है वह भी किसी उद्देश्य पर आधारित होता है, और जब भाषा शिक्षण की बात हो तो वो उद्देश्य और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की चर्चा करते समय इसके प्राचीन भाषा रूप को ही वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके। इसका जो दूसरा उद्देश्य है, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन का, काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके और साथ ही अपने मानसिक सुख दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसका जो अगला उद्देश्य है वह है ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना, लिखना, सिखाना, गद्य पद्य में निहित आनंद से परिचय हो पाना, पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना तथा बालक की स्वाध्यायशीलता के प्रति रुचि उत्पन्न करना आदि भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका जो अगला उद्देश्य है वह है क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भावाभिव्यंजन में दक्ष बनाना। इससे अगला उद्देश्य है बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के में कोश में वृद्धि करना। उससे अगला है उनको शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना। इसका जो अगला बिंदु है वह है ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना। अगला बिंदु इसका है विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपनी उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना। अगला उद्देश्य है उन्हें साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना, जिससे वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग द्वारा अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत कर सके। इसका जो अगला उद्देश्य है वह है बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना, और इसका अंतिम उद्देश्य है उन्हें भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। संस्कृत भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। संस्कृत की ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता उत्पन्न कराना, संस्कृत में सरल वाक्य समझने व बोलने की क्षमता विकसित कराना, अर्थबोध के साथ संस्कृत गद्यांश को पढ़ने की क्षमता विकसित करना, संस्कृत श्लोकों के सस्वर वाचन की योग्यता उत्पन्न करना, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, कविता में लय का बोध एवं सराहने की क्षमता विकसित करना, और इसका अंतिम विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध, कल्पनाशीलता तथा चिंतनशीलता का विकास करना। संस्कृत साहित्य। साहित्य के रूप में संस्कृत किस प्रकार से देखा जा सकता है वो हम अब समझते हैं। साहित्य किसी भी भाषा का हो वह समाज को प्रतिबिंबित करता है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार का वहाँ पर साहित्य प्रचलित होगा। साहित्य को देखकर उस समाज के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर
साहित्य किसी भी भाषा को समाज को प्रतिबिंबित करता है एवं संस्कृति का वहन करता है। संस्कृत भाषा में रचित साहित्य भी भारतीय सामाजिक जीवन का चित्रण करते हैं। भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य तत्व है गृहस्थाश्रम। इसीलिए संस्कृत साहित्य में गृहस्थाश्रम एवं गृहस्थ्य धर्म का चित्रण सांगोपांग मिलता है। संस्कृत साहित्य का विषय सिर्फ सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन ही नहीं, अपितु धर्म, दर्शन, ज्ञान एवं विज्ञान आदि को भी इसमें स्थान प्राप्त है। यदि यह कहा जाए कि संस्कृत साहित्य सर्वांगीण है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव जीवन के लिए वर्णित 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संस्कृत साहित्य में इनका पर्याप्त समावेश पाया जाता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में मानव जीवन का समग्र निहित है। ये अति प्राचीन है। संस्कृत साहित्य का प्रथम लिखित ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। संस्कृत साहित्य के प्रथम काल में स्रोत काल कहा जाता है। इस काल के साहित्य में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना हुई। दूसरा काल स्मृति काल कहा जाता है। इस काल में रामायण, महाभारत, पुराण तथा वेदांगों की रचना हुई। तीसरा काल जो है लौकिक संस्कृत का काल है। इस काल में पाणिनि द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन किया गया तथा भाषा व्याकरण के नियमों के प्रयोग द्वारा एकदम परिनिष्ठित हो गई। इस काल में काव्य नाटकों की रचना हो गई थी। काल विभाजन के आधार पर संस्कृत साहित्य के वर्गीकरण के अतिरिक्त विषय, भाव, भाषा शैली आदि के आधार पर भी संस्कृत साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर संस्कृत साहित्य को 2 वर्गों में बांटा गया है: वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। अब हम जो देखेंगे वह आगे है संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां। यहाँ पर इसमें 3 चीजें हैं। एक है संस्कृत भाषा, दूसरा है शिक्षण और तीसरा है विधि या शिक्षण विधि। संस्कृत भाषा तो संस्कृत के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह संस्कृत भाषा है। शिक्षण जो है यहाँ पर वह है कि किसी भी भाषा शिक्षण में सफलता के लिए बनाए गए जो नियम हैं वह शिक्षण के लिए काम करते हैं। कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी एक व्यवस्थित पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखकर कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया चलती है या जो कार्यक्रम चलता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि एक टेक्निक या एक तरीका भी कहा जा सकता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण में शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है: परंपरागत या प्राचीन, नवीन या आधुनिक और तीसरी है नवीनतम। इसमें जो प्रथम विधि है परंपरागत या प्राचीन, जैसा कि छात्रों आप देख रहे हैं इसके नाम से ही विदित है कि परंपरागत जो परंपरा से चली आ रही है और जो प्राचीन विधि है। इस प्राचीन विधि को की जो 2 मुख्य प्रविधियां हैं, पहला है पाठशाला विधि जिसे गुरुकुल परंपरा भी कहा जाता है और दूसरी है व्याकरणानुवाद विधि। व्याकरणानुवाद विधि यानी पहली पाठशाला विधि और दूसरी है व्याकरणानुवाद विधि। पाठशाला विधि में गुरुकुल परंपरा को निभाया जाता था और गुरुकुल में जाकर के जो छात्र पढ़ते थे, जिस विधि से जो पढ़ते थे वह पाठशाला विधि कहलाती थी। और व्याकरणानुवाद विधि भी है तो प्राचीन विधि, लेकिन यह विदेशियों से प्रभावित है और इसमें संस्कृत भाषा का सीधा अंग्रेजी में और अंग्रेजी भाषा से सीधा संस्कृत में अनुवाद किया जाता था। दूसरी जो विधियां पाठशाला विधि है, इसकी जो मुख्य
प्रविधियां हैं वो है जैसे नंबर 1 मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, दूसरी है सूत्र विधि, तीसरी है परायण विधि, चौथी है वाद विवाद विधि, पांचवी है व्याख्या विधि, छठी है प्रश्नोत्तर विधि, सातवीं है कथा कथन विधि, अगली है भाषण विधि। इस प्रकार से पाठशाला विधि की ये कुछ प्रविधियां हैं जिसका हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। दूसरी जो विधि है वह आती है नवीन या आधुनिक। नवीन या आधुनिक जो विधि है, नाम से हमें पता चल रहा है जो नवीन है और जो आधुनिक है और जो नई है, यानी प्राचीन या परंपरागत जो विधियां थी आगे चलकर वो इस समय में आने के बाद नवीन या आधुनिक विधियां बन गई। इसमें जो पहली है प्रविधि वह है पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरी है प्रत्यक्ष या सुगम विधि, तीसरी है हर्बर्ट की पंचपदी, चौथी है विश्लेषण विधि, पांचवी है संरचना विधि, छठी है समवाय प्रविधि या समन्वय प्रविधि और सातवीं और आखिरी है मूल्यांकन विधि। ये सभी जो प्रविधियां हैं इनका हम अध्ययन विस्तार से आगे वाले वीडियोस में करेंगे।